Good morning to my all dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia PG College, Churu. First of all, on behalf of my Zoology Department and on behalf of my college, I welcome to all of you and again have a good morning. In the lecture series of genetics, today I will deliver my talk on remaining part of Mendelian principles. Yesterday I have discussed the first principle of Mendel, that is the principle of dominance. Today I will discuss on remaining two laws, two principles, that is the principle of segregation and principle of independent assortment. जैसे कल के व्याख्यान में मेंडल के प्रथम नियम, प्रथम सिद्धांत पे मैंने आपसे चर्चा की थी। मेंडल का प्रथम जो सिद्धांत है वो सभी प्रकार के क्रॉस पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे डाईहाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे मल्टी हाइब्रिड क्रॉस हो। और मेंडल के नियमों के सैकड़ों अपवाद वर्तमान में मौजूद है। इसमें 4 एक्सेप्शन मैंने आपसे डिस्कस किए थे, जिसमें एक अपवाद कंप्लीट डोमिनेंस के रूप में था, जिसके एग्जाम्पल थे एकॉन्ड्रोप्लेसिया, और सेकंड एक्सेप्शन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मिराबिलिस जलापा में पाया जाता है, जिसमें रेड और वाइट फ्लावर के साथ क्रॉसिंग करवाते हैं। तो F1 जनरेशन में रेड फ्लावर के बजाय गुलाबी रंग के फूल है वो डेवलप होते हैं, यहाँ पर कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो जाती है। तीसरा एक्सेप्शन कोडोमिनेंस के रूप में मैंने आपको बताया था। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जब मेल ए ब्लड ग्रुप का हो, प्योर ए ब्लड ग्रुप, और फीमेल प्योर ब्लड बी ग्रुप की हो, तो इन दोनों के गैमिट के फ्यूजन से F1 पीढ़ी जो बनती है वो हेटेरोजाइगस तो होती है, लेकिन दोनों एलील डोमिनेंट होने के कारण दोनों एलील अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति करते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी प्रकार का प्राप्त होता है। और चौथा जो एक्सेप्शन था वो मुर्गों में क्रीपर जीन के बारे में था। तो क्रीपर जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है उसमें ये ज्यादा घातक होता है और उसमें संतति सर्वाइव नहीं कर पाती है, संतति की मृत्यु हो जाती है, जबकि हेटेरोजाइगस कंडीशंस में वो कैरियर का काम करती है। तो ये 4 एक्सेप्शंस थे मेंडल के प्रथम नियम के। अब इसके 2 नियम और है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पृथक्करण का सिद्धांत और स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांत पे मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। हाँ, ये कल वाली स्लाइडें हैं, इनको मैं ओमिट कर रहा हूं। हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, हाँ, ये मेंडल का सेकंड सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का सिद्धांत। हाँ, ये सिद्धांत क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द पेयर्ड हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स सेपरेट in such a way that each gamete is equally likely to contain either one. यह सिद्धांत कहता है कि युग्मक निर्माण के समय पेयर्ड हेरिडिटी डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो इस प्रकार सेपरेट होते हैं कि प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही डिटर्मिनेंट प्राप्त होता है और प्रत्येक गैमेट अपने आप में प्योर होता है। इसलिए इस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, मीन्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। In pea plant, each trait is controlled by 2 factors. मटर के पौधे में प्रत्येक लक्षण 2 कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। These factors may be similar, ये दोनों कारक सिमिलर हो सकते हैं यानी होमोजाइगस कंडीशन में, और मे बी डिसिमिलर यानी हेटेरोजाइगस प्रकार के हो सकते हैं। If both factors are same, then the plant is pure. यदि दोनों कारक एक समान होते हैं, it means पौधा शुद्ध है, जैसे प्योर टाल है कैपिटल टी, या प्योर बोना पौधा है स्मॉल टी। इफ बोथ फैक्टर्स आर डिसिमिलर देन द प्लांट इज हाइब्रिड। यदि दोनों कारक असमान हो इसका मतलब पौधा विषम युग्मजीय प्रकार का है, पौधा हाइब्रिड प्रकार का है।
वन फैक्टर कैम थ्रू स्पर्म एंड अदर बाय ओवम। इन कारकों में एक कारक शुक्राणु के द्वारा या नर युग्मक के द्वारा प्राप्त होता है और दूसरा कारक अंडाणु या फीमेल गैमिट के द्वारा प्राप्त होता है। दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट। इन दोनों का फ्यूजन होता है और फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट की उत्पत्ति होती है। ईच गैमिट कंटेन ओनली वन फैक्टर। प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही कारक पाया जाता है। देयरफॉर ईच गैमिट इटसेल्फ प्योर। इस कारण प्रत्येक युग्मक अपने आप में शुद्ध होता है। बोथ फैक्टर्स इक्वली प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। दोनों कारक नर और मादा युग्मकों में एक समान प्रतिशतता में, समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। एंड जाइगोट फॉर्मेशन इज टोटली रैंडम प्रोसेस। जाइगोट का जो निर्माण है ये पूर्णतया यादृच्छिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि कौन सा मेल गैमिट किस फीमेल गैमिट के साथ फर्टिलाइज होगा इसके बारे में अपन कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये प्योरली रैंडम प्रोसेस है और बाई चांस है। कौन सा गैमिट किससे फ्यूज होगा इसके बारे में अपन आइडिया नहीं लगा सकते। ये जैसे एक चेकर बोर्ड दिखा है यहाँ पर। मान लीजिए फीमेल है वो प्योर टाल है, कैपिटल टी, और मेल जो है ये प्योर बोना है, मान लीजिए स्मॉल टी। अब प्योर टाल प्लांट है, इसके अंदर गैमिट बनेंगे कैपिटल टी वाले। प्योर ड्वार्फ प्लांट में जो गैमिट बनेंगे ये स्मॉल टी वाले। इन दोनों गैमिट के फर्टिलाइजेशन से F1PD जो बनेगी वो होगी हेटेरोजाइगस टॉल, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस F1PD में जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, अब चूंकि मटर का पौधा द्विलिंगी है तो इसे ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर 50% जो गैमिट बनेंगे वो मेल प्रकार के होंगे और 50% जो गैमिट बनते हैं वो फीमेल प्रकार के होते हैं। इसलिए इस F1PD के अंदर दो प्रकार के गैमिट्स बनेंगे, कैपिटल टी वाले और स्मॉल टी वाले। अब इन गैमिट के फ्यूजन से आप देख रहे हो ये संतति टॉल है, प्योर टॉल है, ये संतति हेटेरोजाइगस टॉल है, ये संतति भी हेटेरोजाइगस टॉल है, ये संतति होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो है वो 3 टाल हो गए, 1 बोना पौधा हो गया। तो फिनोटाइप रेशियो है वो तो 3:1, 3:1। और जीनोटाइप रेशियो जो है उसमें कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 पौधे हैं और स्मॉल टी 1 पौधा है। तो होमोजाइगस टॉल 1 है, हेटेरोजाइगस टॉल 2 है और होमोजाइगस ड्वार्फ 1 है। तो यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो 3:1 प्राप्त हो रहा है और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 प्राप्त हो रहा है। एक्सेप्शंस ऑफ सेग्रीगेशन है। अब क्या होगा, जब भी गैमिट फॉर्मेशन होती है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। और मियोटिक डिवीजन जो है ये 2 फेज में संपन्न होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट है वो एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जबकि मियोसिस सेकंड एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम बनी रहती है। अब मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट जो है वो भी लंबी होती है, उसमें भी 5 सब स्टेजेस देखने को मिलती है, जिसमें लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है। और जाइगोटीन स्टेज जो होती है इसमें समजात गुणसूत्रों का निर्माण होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। और पैकिटीन स्टेज जब आती है तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। अब सेल डिवीजन के दौरान क्या होगा कि आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाते हैं, आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि एनाफेज मोमेंट के दौरान नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। नॉन डिसजंक्शन का अर्थ क्या होता है, जो जाइगोटिक स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बने थे वो समजात गुणसूत्रों के जोड़े कई बार एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते हैं। तो समजात गुणसूत्र जब एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो, यह घटना नॉन डिसजंक्शन कहलाती है। और ये दोनों समजात गुणसूत्र का जोड़ा किसी एक पोल की तरफ चला जाता है। उसका परिणाम क्या होगा, कुछ गैमेट ऐसे बनते हैं जिसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, यानी N+1। कुछ गैमेट ऐसे बनते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन N-1 प्रकार की होती है, यानी उनमें एक क्रोमोसोम कम होता है। जैसे अपने मनुष्य में जो शुक्राणु और अंडे बनते हैं इनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 तो ऑटोसोम होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। जैसे नर में 22+X स्पर्म बनता है, 22+Y ओवम बनता है। फीमेल के अंदर 22+X अंडे बनते हैं।
अब कई बार क्या होता है कि 23+X टाइप के स्पर्म बन सकते हैं, 23+Y प्रकार के स्पर्म बन सकते हैं, 23+X टाइप के अंडे बन सकते हैं, 21+X टाइप के स्पर्म बन सकते हैं, 21+Y प्रकार के स्पर्म बन सकते हैं, 21+X टाइप के अंडे बन सकते हैं। यानी ओवरऑल N+1 या N-1 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। और इन गैमेट्स का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट की कॉम्बिनेशन 2N+1 टाइप की हो सकती है, 2N+2 टाइप की हो सकती है, 2N-1 टाइप की हो सकती है, 2N-2 टाइप की हो सकती है। अब यहाँ पर 2N+1 यानी इस तरह का जो जाइगोट होगा उसमें द्विगुणित अवस्था एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है और यह अवस्था ट्राइसोमी के नाम से जानी जाती है। 2N+2 टेट्रासोमी के नाम से जानी जाती है। 2N-1 मोनोसोमी के नाम से जानी जाती है। 2N-2 ये नलीसोमी के नाम से जानी जाती है। और इस तरह के जब जाइगोटिक कंडीशंस बनती है तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम मनुष्यों में देखने को मिलेंगे। और आपके कोर्स में कुछ सिंड्रोम के एग्जाम्पल हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटेव सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तो जनरली जो सेकंड लॉ है इसका एक्सेप्शंस नहीं है, क्योंकि मियोसिस यदि नॉर्मली प्रॉपर्ली चलता रहेगा तो प्रत्येक गैमेट हैप्लॉइड होता है और प्रत्येक गैमेट अपने आप में प्योर होता है। इसलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ साथ इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन नॉन डिसजंक्शंस के कारण यानी मियोटिक में एबनॉर्मलिटी होने के कारण N+1 या N-2 टाइप के गैमेट बनते हैं और उस केस में ये विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम जो होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद में इसका तीसरा जो सिद्धांत है, इसका जो सेग्रीगेशन के लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं पहले आपसे शेयर करूंगा। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन। प्रत्येक लक्षण एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। ईच जीन हैव 2 एलील्स which regulates the one pair of contrasting characters। प्रत्येक जीन के 2 एलील होते हैं जो विपर्यासी लक्षणों के युग्म को नियंत्रित करता है। There is never blending of allele although they are present on the same locus। एलील एक ही लॉकस पर उपस्थित होते हैं फिर भी इनका आपस में मिश्रण नहीं होता है, ब्लेंडिंग नहीं होती है। At the time of gamete formation, allele segregates and enter into different gametes। गैमेट फॉर्मेशन के में एलील पृथक होते हैं और अलग अलग युग्मकों में प्रवेश करते हैं। बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डिप्लॉयड स्टेज इज अगेन फॉर्म्ड। युग्मकों के निषेचन से द्विगुणित अवस्था पुनः प्राप्त हो जाती है। हेंस द जीन्स आर यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। इस प्रकार जीन जो है वो वंशागति की इकाई है। इसका तीसरा अंतिम नियम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से ये जाना जाता है, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। अब तीसरा जो नियम है मेंडल का, इसके लिए कंडीशन हो जाती है कि जो क्रॉसिंग है वो डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड प्रकार की हो। मोनोहाइब्रिड यदि क्रॉस है तो उस केस में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू नहीं होगा। इसके लिए मिनिमम कंडीशन है कि 2 लक्षणों के बीच में क्रॉसिंग होनी चाहिए। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल को लेते हुए इस नियम की मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। इस नियम के प्रतिपादन से पहले भी मेंडल ने अपने प्रयोग वही 3 स्टेज में संपादित किए। पहली स्टेज में इन्होंने क्या किया कि 2 लक्षणों वाले प्योर प्लांट को एक क्यारी में उगाया और दूसरे विपर्यासी लक्षणों वाले को अलग क्यारी में कूद लगाया। जैसे एक क्यारी में प्योर टाल प्योर रेड फ्लावर वाले पौधों को लिया, दूसरी क्यारी में प्योर ड्वार्फ और प्योर व्हाइट फ्लावर वाले पौधों को लिया और इनकी प्योर लाइन जनरेशन की प्राप्ति की। यानी एक ही क्यारी में जब F1PD बनती है तो वो संतति भी अपने पेरेंट्स के समान होती है, F2PD भी अपने पेरेंट्स के समान होती है। तो मेंडल ने लगभग 10 पीढ़ी तक इस तरह प्योर लाइन जनरेशन की एस्टेब्लिशमेंट की और प्योर लाइन संतति की प्राप्त की। सेकेंड स्टेज में फिर उन्होंने क्या किया, दोनों प्योर लाइन के बीच में क्रॉसिंग करवाई। यानी एक क्यारी में जो टॉल और रेड पौधे थे इनकी क्रॉसिंग दूसरी क्यारी के प्योर ड्वार्फ और व्हाइट फ्लावर वाले पौधे से कराई। इसके अलावा इन्हें रेसिप्रोकल क्रॉसिंग भी करवाई। यानी पहली क्यारी में नर पौधे को लिया, दूसरी क्यारी में मादा को लिया।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में इन्होंने पहली कार्य में फीमेल कैरेक्टर्स लिए, दूसरी कार्य में मेल कैरेक्टर्स लिए। तो रेसिप्रोकल क्रॉसिंग करवाई तो भी इन्होंने पाया कि परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं है, परिणामों में कोई भिन्नता नहीं है। इसके पश्चात सेकेंड स्टेज में जो F1PD बनी, इस F1PD में इन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया और उससे F2PD बनी, F2 से F3PD बनी, F4PD बनी और इस तरह ये कैरेक्टर्स जो है वो आगे चलते रहे। अब इन एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे फिर मेंडल ने इस तीसरे सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हालांकि मेंडल बहुत लकी थे, क्योंकि मेंडल ने जो 7 लक्षणों के चयन किया था, वो 7 लक्षण अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। ऐसा नहीं था कि 7 लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पे है। 7 लक्षणों के जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं और अलग अलग क्रोमोसोम पे होने के कारण मेंडल को किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा, किसी प्रकार की लिंकेज का सामना नहीं करना पड़ा, किसी प्रकार के इंटरेक्शंस के जो रिजल्ट्स है वो इसमें देखने को मिले। और इस आधार पर मेंडल ने ये नियम प्रपोज किया कि इफ वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 और मोर जीन्स एट ए टाइम, their distribution in the gametes and in the progeny of subsequent generation is independent of each other। अर्थात यदि 2 या 2 से अधिक लक्षणों की जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो युग्मक निर्माण के समय ये सभी जीन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होता है। और यही सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से या स्वतंत्र अपव्यूहन के नाम से जाना जाता है। ये स्लाइड में जैसे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन दिखाया है, इसको चेकर बोर्ड के रूप में जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ये चेकर बोर्ड है, जैसे एक जो प्लांट है ये बीज गोल है और इसका जो बीज पत्र है वो अंदर से मान लीजिए, और दूसरा जो बीज है झूरीदार है, हरे रंग का है। इसका जीनोटाइप है कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। इस चेकर बोर्ड में मिस्टेक है थोड़ी। और ये जो प्लांट है, ये प्लांट है स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से F1PD जो बनेगी, ये पीढ़ी बनेगी कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो ये 4 तरह के गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। और यहाँ पर 50% गैमेट मेल टाइप के हैं, 50% गैमेट फीमेल टाइप के हैं। और इन गैमेट के जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये 16 चेकर बोर्ड ये जैसे बनते हैं। और इसमें फिनोटाइप रेशियो आता है 9:3:3:1 और जीनोटाइप रेशियो यहाँ पर प्राप्त होता है 1:2:2:4 1:2:1:1। अब ये इसमें 9 जो पौधे हैं इस पेरेंट के जैसे हैं और एक जो पौधा प्राप्त हो रहा है ये इस पेरेंट के जैसा है। तो ये 9 पौधे और एक पौधे, इनका प्रोडक्शन हो रहा है लिंकेज के कारण। और ये 3 जो संतति बन रही है, ये बन रही है रिकॉम्बिनेशन के कारण या स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण। एक्सेप्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लीकेबल इन फॉलोइंग कंडीशंस। मेंडल का तीसरा नियम तभी लागू होता है जब ये कुछ कंडीशंस हैं वो पौधे के अंदर मौजूद हो। यदि कंडीशंस नहीं होगी तो मेंडल का जो 9:3:3:1 का जो रेशियो है वो पूर्णतः विचलित हो जाता है और अनेक प्रकार के अप्रत्याशित परिणाम जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस नियम के प्रतिपादन के लिए ये 5 कंडीशंस है, इनका होना बहुत जरूरी है। ये कंडीशंस क्या है? जीन्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस। जीन्स अलग अलग लोकस पर उपस्थित होने चाहिए, यानी अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन्स अलग अलग लोकस पर उपस्थित होने चाहिए। देयर मस्ट बी नो एनी इंटरेक्शन बिटवीन जीन। इन अलग अलग जीन्स के बीच में किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया, किसी प्रकार की अंत क्रिया, किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो एनी लिंकेज इन दीज। इन जीन्स के मध्य किसी प्रकार की सहलग्नता नहीं होनी चाहिए।
जीन्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, जीन कई गुणसूत्रों पर उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि जीन जब सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो उनके अंदर लिंकेज देखने को मिलता है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें जीन वीन में नहीं होता है, क्योंकि वो समजात गुणसूत्र नहीं है। नर में जैसे एक्स वाई क्रोमोसोम है तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, इसी तरह फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते हैं तो इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं होती है, लेकिन सहलग्नता की घटना इसमें देखने को मिलती है। और पांचवी कंडीशन है एलील्स ऑफ वन जीन्स मस्ट बी डोमिनेंट टू ओवर अनदर एलील्स, यानी एक जीन का एक एलील दूसरे एलील के ऊपर प्रभावी होना चाहिए। तो ये 5 ऐसी कंडीशन है जो यदि किसी पौधे में पाई जाती है तो उस मेंडल का तीसरा नियम अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज उनके जो F2PD के रेशियो है वो विचलित मिलेंगे और अनेक प्रकार के अप्रत्याशित परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पर जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने लिया है। मान लो F1 संतति है और उसका जीनोटाइप है कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, यानी F1 जो पौधा है वो हिट्रोजाइगस टॉल है, हिट्रोजाइगस रेड है। अब इस पौधे में यदि 100% लिंकेज हो, 100% लिंकेज हो, क्रॉसिंग और बिल्कुल भी नहीं हो, तो इसमें केवल पेरेंटल गैमेट्स बनेंगे, यानी केवल दो ही प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। जैसे एक गैमेट होगा कैपिटल T कैपिटल R, दूसरा गैमेट होगा स्मॉल t स्मॉल r। यदि इस पौधे में 100% क्रॉसिंग ओवर हो, उस केस में दो गैमेट बनेंगे और वो दो गैमेट कौन से होंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रकार के, यानी कैपिटल T स्मॉल r और स्मॉल t कैपिटल R। यदि इस पौधे में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर 50-50% है तो इस पौधे में 50% गैमेट पेरेंटल कॉम्बिनेशन के बनेंगे, 50% गैमेट रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन से बनेंगे, और यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। इफ लिंकेज इज मोर देन क्रॉसिंग ओवर, यदि लिंकेज की प्रतिशतता क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा हो, उस केस में भी गैमेट तो 4 ही प्रकार के बनेंगे, लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले गैमेट्स की मात्रा रिकॉम्बिनेंट गैमेट की तुलना में ज्यादा होती है। इफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर देन लिंकेज, यदि क्रॉसिंग ओवर लिंकेज से ज्यादा हो, उस केस में भी गैमेट तो 4 ही प्रकार के बनेंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स की मात्रा पेरेंटल गैमेट से ज्यादा होगी। तो ये 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी प्लांट्स में। 100% लिंकेज हो सकता है, 100% क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, क्रॉसिंग और लिंकेज 50-50% हो सकता है, लिंकेज की परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा हो सकती है और क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज लिंकेज से ज्यादा हो सकती है। Exceptions of independent assortment. Due to advancement of modern genetics, several examples of gene interactions have been observed, which may be intragenic as well as intergenic. मॉडर्न जेनेटिक्स का एडवांसमेंट होने के कारण अनेक प्रकार की जीन की अन्योन्य क्रियाएं, जीन की इंटरेक्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं। ये इंटरेक्शंस सेम जीन के मध्य यदि हो तो इसको इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस बोलेंगे, यदि अलग अलग जीन्स के बीच में हो तो इसको इंटरजेनिक इंटरेक्शंस के रूप में जाना जाएगा। ऑल दीज जीन इंटरेक्शंस एग्जांपल शो द मॉडिफाइड रेशियो ऑफ 9331। इन इंटरेक्शंस में क्या होगा, परिणाम 9331 आएगा या मॉडिफाइड वर्जन आ सकता है। कई बार 9-7 का रेशियो प्राप्त होता है, कई बार परिणाम तो 9331 होता है, लेकिन नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस में 9 और 1 जो है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, 3-3 है ये रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है। अब कई बार 9-3-3-1 अनुपात प्राप्त होता है, लेकिन 9 और 1 जो रेशियो प्राप्त होता है वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है, और 3-3 जो रेशियो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का प्राप्त होता है। तो इस तरह के जीन इंटरेक्शंस के आपके एक चैप्टर है कोर्स में, और इसमें भी मैं एक शानदार व्याख्यान आपको डिलीवर करूंगा। और जीन इंटरेक्शन जब होता है तो पौधों के अंदर एपिस्टेसिस की घटना देखने को मिलती है, हाइपोस्टेसिस की घटना देखने को मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, सप्लीमेंट्री जीन के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, कोलैबोरेटर्स जीन है इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं।
और जब भी जीन इंटरेक्शंस होता है तो मेंडल का 9-3-3-1 रेशियो विचलित हो जाता है और प्राप्त परिणाम जब चेंज हो, यदि मेंडेलियन रेशियो यदि चेंज हो गया, इट मीन्स ये मेंडल के नियमों का अपवाद है। तो ये मेंडल के दो नियम हैं, तीन नियम है। एक नियम मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, प्रभाविता का सिद्धांत, और आज दो सिद्धांत मैंने आपसे शेयर किए हैं। एक तो पृथक्करण का सिद्धांत या युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत, और तीसरा है स्वतंत्र अफ्यूहन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस मेंडल के पहले जो दो नियम है वो सभी तरह के क्रॉस पे लागू होते हैं, यानी क्रॉस चाहे मोनोहाइब्रिड हो, चाहे डाई हाइब्रिड हो, चाहे मल्टी हाइब्रिड हो। लेकिन मेंडल का जो तीसरा सिद्धांत है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे लागू नहीं होता है। इसके लिए मिनिमम कंडीशन है कि लक्षण दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, यानी क्रॉसिंग जो है वो डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड या पॉली हाइब्रिड की होनी चाहिए। लास्ट में इन सिद्धांतों का सिग्निफिकेंस क्या है। अब ये अपन जानते हैं कि मेंडल के जो नियम है इसका मुख्य जो उपयोग है वो प्राणियों के नस्ल सुधार के लिए किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए किया जाता है, और नई नई टेक्निक्स के द्वारा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे खाद्यान्न के बारे में अपन चर्चा करें, फल फ्रूट्स के बारे में चर्चा करें, तो धीरे धीरे जमीन कम हो रही है, जमीन बंजर भी होती जा रही है, और जबकि मनुष्य की आबादी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। अब कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन कैसे करें, उस दशा में इन मेंडेलियन नियमों का उपयोग है वो किया जाता है। तो मेंडल के नियमों के मुख्य जो एप्लीकेशंस हैं, इसकी मुख्य जो इम्पोर्टेंस है वो है एक तो ओवर प्रोडक्शंस, यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन। और प्रोडक्शंस में गाय भैंसों में जैसे मिल्क का प्रोडक्शंस हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शंस हो सकता है, खाद्यान्न का प्रोडक्शंस हो सकता है फलों के बड़े बड़े आकार है, जैसे टमाटर 2-2 किलो के आजकल मिलते हैं, सेव 5-5 किलो की मिलती है। तो ये सब पॉलीप्लॉइडी के कारण इस तरह के जो पौधे हैं वो विकसित किए जाते हैं। बिना बीज वाले पौधे हैं आजकल डेवलप किए जाते हैं, बिना बीज के संतरे हैं, मौसमी है, नींबू है। डिजीज कंट्रोल में नियमों का उपयोग है विभिन्न प्रकार के रोगों के नियंत्रण में। तो आजकल अपने को पता है कि कौन सी बीमारी है वो सेक्स लिंक्ड है, कौन सी बीमारी सेक्स लिंक्ड नहीं है। तो इस तरह की जब आइडिया हो तो प्रॉपर मैचिंग के द्वारा, प्रॉपर मैरिज प्रपोजल्स के द्वारा जो वांछित लक्षणों वाली जो संतति है वो उत्पन्न की जा सकती है। रेस इंप्रूवमेंट में इन नियमों का उपयोग आता है नस्ल सुधार के अंदर। और ब्रिंग टुगेदर फीलियल करेक्टर्स, इसमें अलग अलग पीढ़ियों के जो लक्षण होते हैं वो एक जगह आके कलेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हस्बैंड है वो एक अलग गोत्र से है, उसकी वाइफ है वो अलग गोत्र से है। अब इन दोनों की जब मैरिज हो जाती है तो इनसे जो बच्चे पैदा होंगे हैं उनमें दो पीढ़ी के लक्षण आ रहे हैं। एक लक्षण अपने दादा दादी से आ रहे हैं, आधे लक्षण है वो नाना नानी से आ रहे हैं। तो फीलियल करेक्टर्स को एक जगह लाया जा सकता है, ये मेंडल के नियमों की मुख्य विशेषता है। तो ये तीनों सिद्धांत मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाए हैं, और मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। और व्याख्यान देखने के बाद में आप वीडियो को लाइक करें, और जहाँ तक हो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अलग अलग विषय पे पूरे डिटेल व्याख्यान की श्रृंखला है वो अपलोड करूँगा। एम्ब्रियोलॉजी की व्याख्यानमाला अपलोड हो चुकी है, और जेनेटिक्स की व्याख्यानमाला की शूटिंग हो चुकी है लगभग। कुछ वीडियो है वो पीपीटी के माध्यम से है, कुछ वीडियो बोर्ड टीचिंग के माध्यम से है। बायोटेक्नोलॉजी के पूरे वीडियो है, मॉल बायोलॉजी के वीडियो है, बायोकेमिस्ट्री के हैं, इम्यूनोलॉजी के हैं, एंटोमोलॉजी के हैं। तो प्राणी शास्त्र की जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी पे मैं रोजाना एक वीडियो अपलोड जैसे करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें। यदि वीडियो में कोई कमी है, कोई एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई एरर है, तो आप निसंकोच उसको हाईलाइट करें, ताकि हम उनको रेक्टिफाई करके उनको दूर करने की कोशिश करें। एक बार मैं पुनः मेरी तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और आज का ये जो मेरा व्याख्यान है ये हमारे भारत के महान वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को समर्पित है, जिन्होंने आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस किया था और इनको
नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और इनके बारे में एक विशेष बात है कि खुराना साहब का पंजाबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स नहीं हुआ। वहाँ की एडमिशन कमेटी में इनको रिजेक्ट कर दिया कि आप एंटाइटल्ड नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो। लेकिन ये फिर अमेरिका चले गए, वहाँ इन्होंने अध्ययन किया, वहाँ रिसर्च करी और नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया। और किसी उसी पंजाबी यूनिवर्सिटी में अपने एनुअल कॉन्वोकेशन में इनको एज ए चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया। तो इंडियन है, इनके अंदर ब्रेन बहुत है, लेकिन ब्रेन ड्रेन की समस्या है वो देखने को मिलती है। तो मेरा आज का जो साइंस का यूथ है उससे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप ब्रेन में जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करें और इस कंट्री के लिए आप काम करें, क्योंकि भारत है वो युवाओं का देश है। और जिस कंट्री में युवा हो है वो एक जोश के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई दिशा के साथ, एक नई सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, लीडरशिप के साथ यदि काम करेंगे तो डेफिनेटली वो कंट्री पूरी दुनिया में राज करेगा और भारत एक महाशक्ति के रूप में शीघ्र ही उभर कर आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। एक बार पुनः थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे।